हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। रैनबो पार्ट 2। इसमें अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। द फर्स्ट वन वाज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये पहला था और ये इस बुक का भी फर्स्ट चैप्टर था। और दूसरा था भारत इज माय होम। और तीसरा था आई हैव अ ड्रीम। आप सबको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी एंड इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी My Experiments with Truth. Bharat is my home, the second chapter. It is an extract from the speech. ये एक भाषण का अंश है जो दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में, जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। और जो तीसरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया वो था आई हैव अ ड्रीम। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। ये भी एक भाषण का अंश है और ये भाषण दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे एक और नए चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है दी आर्टिस्ट। ये एक जापान की कहानी है। इट इज़ द जापानीज शॉर्ट स्टोरी। दी आर्टिस्ट इतनी ज़बरदस्त कहानी है कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और विशेषकर बड़ों को, जो हमारे बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे अंकल्स हैं, कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमें बच्चों को समझ नहीं पाते कि उनमें कौन सी प्रतिभा, कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है, और वो उसे नष्ट करते हैं अनजाने में। अब इस कहानी में इतना ट्विस्ट है, इतना इंटरेस्टेड है, ये कहानी इंटरेस्टिंग है कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल द स्टोरी इज। तो ये स्टोरी है द आर्टिस्ट। इट हैज बीन रिटन बाय शीगा नाओया। शीगा नाओया। ये कहानी जापान की है। तो शीगा नाओया जापान के हैं। शीगा नाओया इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं शीगा नाओया या दी आर्टिस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। शीगा नाओया ही वॉज बॉर्न इन 1883। 1883 में ये पैदा हुए एंड ही डाइड इन द ईयर 1971। और 1971 में इनकी मृत्यु हुई। तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, तैयारी ऑब्जेक्टिव की नहीं करते, हम तैयारी करते हैं सब्जेक्टिव की, और उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद कंप्लीट हो जाता है। तो इस एक स्लाइड में आप देखें कि आपके कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होंगे इफ यू आर एक्टिव। शीगा नाओया, ही वाज बोर्न इन 1883 एंड ही डाइड इन द ईयर 1971, इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। सेलिब्रेटेड मीन्स प्रसिद्ध। ये सब कुछ इसमें जो 50% वर्ड्स जो है, मैंने आपको आज के व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही मैंने भेजा है। और चैप्टर 11 जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 11 है, उसका हमने क्वेश्चन आंसर भी भेज दिया, आपने देख ही लिया होगा। तो सेलिब्रेटेड मतलब होता है प्रसिद्ध। तो ये पैदा हुए 1883 में, इनकी मृत्यु हुई 1971 में। ये एक प्रसिद्ध जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, छोटे कहानी के लेखक हैं ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल। उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता से लिखा है अपने लोगों के बारे में, यानी जापानीज लोगों के बारे में, एंड देयर कल्चर, और उनकी संस्कृति के बारे में। ये जो शीगा नाओया हैं, इन्होंने अपने लोगों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से लिखा है और अपनी संस्कृति के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से लिखा है। द आर्टिस्ट, द स्टोरी। ये जो स्टोरी हमारे पास है, द आर्टिस्ट, अनफर्ल, खोलता है। अनफर्ल का मतलब होता है खोलना। और झंडोत्तोलन के लिए, जो झंडा हम फहराते हैं, उसके लिए भी वर्ड इस्तेमाल होता है अनफर्ल। द आर्टिस्ट अनफर्ल्स। जो आर्टिस्ट स्टोरी है वो खोलती है बिफोर अस, हमारे सामने, द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय सेबी। हमारे सामने ये एक अलग दुनिया खोलती है। वो दुनिया है एक प्रतिभाशाली जापानी लड़के की कहानी है, जो हमारे सामने इस स्टोरी के माध्यम से आती है। और उस बच्चे का नाम है सेबी। सेबी इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी।
पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि व्हाट इज द या हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, द आर्टिस्ट, तो आप कहेंगे सेबी। एक तो ये बात आ गई कि 1883 में पैदा हुए, 1971 में इनकी मृत्यु हुई। ये कहाँ के राइटर थे? तो जापान के थे। ये स्टोरी कहाँ की है? तो जापान की है। ये कहानी किस बारे में है? तो अ टैलेंटेड जापानीज बॉय के बारे में है। उसका नाम क्या है? तो सेबी। इट शोज, ये कहानी दिखाती है, हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज, कि कैसे बड़ों की दुनिया, अभी हमने शुरुआत में कहा कि जैसे बच्चों की, बड़ों की दुनिया, पेरेंट्स की दुनिया, कैसे बड़ों की दुनिया ऑफन कॉजेज डैमेज, कैसे बड़ों की दुनिया विनाश का कारण बनती है, बर्बादी का कारण बनती है टू सच टैलेंट्स, ऐसी प्रतिभाओं के लिए। ये पूरी कहानी इस बारे में है। कहानी ये जो है इसे हम दो पार्ट में समझेंगे। आज 50% समझेंगे, कल इसके क्लाइमेक्स पर जाएंगे। अगर आप शुरू से समझेंगे तो क्लाइमेक्स में यू विल बी एक्साइटेड, आपको बहुत मस्ती आएगी, यू विल बी सरप्राइज्ड, ओ माय गॉड। और आप में से कुछ लोग जो है वो रो भी पड़ सकते हैं, और फिर देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहानी तो जापान की है, लेकिन इसमें जो भाव है दैट इज यूनिवर्सल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। ये आपका चैप्टर है। आपके पास बुक होगी। अगर आपको यहाँ टेक्स्ट नहीं दिख रहा हो तो आप जरूर बुक खोल लें। और वर्ड मीनिंग, जैसा मैंने कहा कि वर्ड मीनिंग मैंने भेज दिया था आपकी ग्रुप में। द आर्टिस्ट, इट हैज बीन रिटन बाय शीगा नोयोया। वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। दिस इज हाउ द स्टोरी मूव्स। इसे मैं बड़ा कर रहा हूं कि सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गुड्स। ये जो गुड्स है, पहले जरा इसकी बात कर लेते हैं, फिर वहां पर हम आते हैं। ओके GOURD, इसका उच्चारण होता है गोड। अब ये गॉड नहीं है ना, गॉड नहीं है। दोनों का स्पेलिंग में डिफरेंसेस हैं, और साथ साथ इसके प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंसेस हैं। तो GOD गॉड है, और GOURD को कहते हैं गोड, गोड। अब ये गोड जो है वो एक सब्जी का नाम है, और ये इंडिया में भी इसके कई प्रकार अवेलेबल हैं, मिलते हैं, और उनमें से ज़्यादातर हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो ज़रा देखते हैं हम नेट के माध्यम से कि ये जो गोड है वो क्या है। फिर आते हैं स्टोरी की तरफ। अ, ये देखते हैं। यहां देखिए, ये एक ग्रुप है, और इस सब्जियों के ग्रुप को गोड कहते हैं, GOURD। और ये कई तरह का है। जिसे हम कद्दू या लौकी कहते हैं, उसका इंग्लिश है बोटल गोड, बोटल गोड। और ये आपने देखा होगा, इससे बनता है पेठा या मुरब्बा, इसको कहते हैं ऐश गोड। और ये होता है रिज गोड। ये सब्जी बाजार में मिलती है और आप खाते भी होंगे, ठीक है। ये है राउंड गोड, बोटल गुड इसको कहते हैं। और ये जो गोल वाला लौकी है, कद्दू है, उसको कहते हैं बोटल गोड। और ये देखिए, इसे आप कहते हैं नेनुआ, इसको कहते हैं स्पॉन्ज गोड। GOURD है, ये स्पेलिंग गलत है। और ये स्नेक गोड है। एक ऐसी भी सब्जी मिलती है जो लंबा सा होता है और वो सांप के आकार का होता है, उसे कहते हैं स्नेक गोड। और ये जो करेला आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं बीटर गोड। उसी प्रकार पलवल जो है वो भी इसी ग्रुप में आता है, उसको बोलते हैं पॉइंटेड गोड, पॉइंटेड गोड। उसी प्रकार का एक होता है त्रिकोल कहते हैं बोलचाल की भाषा में, कुंदरी भी कहते हैं, उसको बोलते हैं आईवी गोड। ये गोड आप समझ रहे हैं, GOURD। और वाटरमेलन भी इसी ग्रुप में आता है, गोड के ग्रुप में आता है। तो चलिए, ये अगर जान गए तो आपको मदद मिलेगी इस पूरी कहानी को समझने में। मतलब सेबी जो है, ही इज द मेन कैरेक्टर, और ये जो गोड है ये भी मेन कैरेक्टर के रूप में काम कर रहा है। सेबी's parents knew that he often went out to buy himself goats. सेबी के माता पिता जानते थे
कि वो अक्सर बाहर जाता है खुद के लिए गोट्स खरीदने, मतलब ये जो सब्जी है गोट्स उसे खरीदने वो जाया करता था। ये सेबी के माता पिता को पता था। ध्यान देंगे, पूरी कहानी को समझेंगे तो क्लाइमेक्स में यू विल गेट अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट। ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन एंड सून ही हैड अ साइजेबल कलेक्शन। उसे वो कुछ सेन में खरीद लेता था और जल्द ही उसके पास अच्छा खासा संग्रह हो गया था। वो कलेक्ट करता था गोल्ड को। जापान में भी गोल्ड प्रकार, गोल्ड एक गोल्ड टाइप का जो अभी हमने दिखलाया सब्जियां, ये जापान में भी मिलता है और लोग उसको कलेक्शन करते हैं। और कलेक्शन करने के बाद फिर उसका एग्जीबिशन लगता है, प्रदर्शनी लगती है और फिर उसको इनाम मिलता है, और इनाम भी जो है ना कई गुना मिलता है। ये पूरी कहानी इस बारे में। तो एक तो आप गोल्ड जान गए, एक बात और भी जाननी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ करेंसी है तो नोट है तो रुपया है तो सिक्का है, उसी प्रकार जापानीज में, जापानीज जो करेंसी है उसमें जो सबसे छोटा करेंसी है वो है कॉपर। याद रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। कॉपर। उससे जो बड़ा करेंसी है उसे सेन कहते हैं, और उस सबसे बड़ा जो करेंसी है उसे येन कहा जाता है। सबसे छोटे को कॉपर कहते हैं और उससे बड़े को सेन कहते हैं, उससे बड़े को येन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कहानी में मजा देगा जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो उन्हें खरीद लेता था गोट्स को कुछ सेन में, और जल्द ही उसके पास अच्छा खासा इसका संग्रह हो गया था। When he came home, जब वो घर आता, he would first bore a neat hole in the top of the gourd। तो सबसे पहले वो जो गोट था कद्दू टाइप का छोटा सा, उसके ऊपर में वो एक छिद्र कर देता था एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और उसके अंदर से जो बीज था उसे वो निकाल देता था। नेक्स्ट, उसके बाद ही अप्लाइड टी लीव्स। उसके बाद उसमें वो चाय की पत्तियां डालता था। वो आप कद्दू समझ लें, वो जो गोट था उस गोट के अंदर जितने सीड्स थे उसे पहले निकाल लेता था एक छेद करके, फिर उसमें चाय की पत्तियां डालता था। और ऐसा क्यों करता था? टू गेट रीड ऑफ द अनप्लेजेंट गोड स्मेल। ये जो गोट का जो महक था, उस सब्जी की जो महक थी जो बेकार थी, उससे छुटकारा पाने के लिए उसमें चाय की पत्तियां वो डालता था। ही देन फेस द सेक। फेज का मतलब होता है जाकर लाना। तब वो जाकर लाता था। सेक का मतलब पेय पदार्थ। जापान में एक पेय पदार्थ है जिसका नाम है सेक। जैसे हमारा सत्तू पीते हैं ना, सत्तू, सत्तू की लस्सी या लस्सी पीते हैं दूध का, दही का, तो उसी प्रकार ये जो सेक है ये जापान का एक पेय पदार्थ है, ड्रिंक है। वो सेक लाता था विच ही हैड सेव्ड अप, जिसको उसने बचा रखा था फ्रॉम द ड्रेग्स इन हिज फादर्स कप। उसके पिता जब वो सेक पीते थे तो उसमें जो कुछ बूंद, कुछ कतरे बच जाते थे, उसी को कहते हैं ड्रेग्स। मैंने वर्ड मीनिंग लिखकर भेज दिया आपको। ड्रेग्स का मतलब होता है तरल पदार्थ का बचा हुआ हिस्सा। तो उसके पापा जब वो सेक पीते थे तो थोड़ा सा बच जाता था, उसको वो कलेक्ट करता था एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस, और उसी से वो जो गुड़ था उसके ऊपर के पॉलिश को वो चमकाता था। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गुड्स। सेबी की जबरदस्त जोश पूर्वक उसकी रुचि थी, खूब रुचि थी इन फलों में, इन सब्जियों में, गुड्स में। वन डे एज ही वॉज स्टॉलिंग अलोंग द बीच, एक दिन जब वो टहल रहा था समुद्र तट के किनारे। बीच का मतलब समुद्र तट, और स्टॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना, टहलना। जब वो टहल रहा था एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, अपने प्रिय वस्तु में लीन होकर, मग्न होकर। प्रिय वस्तु मतलब कौन? गोड। गोड में वो लीन होकर जब वो टहल रहा था तो ही वॉज स्टार्टल्ड बाय एन अनयूजुअल साइट। तो वो भौचक्का रह गया, दंग रह गया एक अस्वाभाविक दृश्य से। और वो दृश्य क्या था कि ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द बार्ड इलोंगेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड मैन। उसकी नजर पड़ी, ही कॉट अ ग्लिम्स, या कैच अ ग्लिम्स का मतलब होता है नजर पड़ना। उसे नजर पड़ी एक गंजे लंबे सर पर, उसकी नजर पड़ी एक बूढ़े व्यक्ति की। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो गंजा था और उसका सर लंबा था, आगे की तरफ निकला हुआ था, मतलब पूरी तरह से गोल नहीं था। उस पर उसकी नजर पड़ी, हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हर्ट्स बाय द बीच। समुद्र तट पर जो झोपड़ी थी उस झोपड़ी में से एक से तेजी से वो निकल रहा था, और इसकी नजर उसके सर पर पड़ गई। अब जब सर पर पड़ी तो उसने कहा, व्हाट अ स्प्लेंडिड गुड, क्या शानदार कद्दू है, क्या शानदार कोहड़ा है, क्या शानदार गुड़ है। उसको ये लगा, और सेबी को ये लगा, सेबी ने ये सोचा।
अब यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड में मैं बात करूं कि जब भी किसी चीज के प्रति आपकी दीवानगी होती है, वो चीजें आपको बार बार दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बॉलिंग की आदत लगी हुई है और हमेशा आप बॉलिंग करना चाहते हो और करते ही रहते हो, प्रैक्टिस करते हो, और मम्मी ने कहा कि ऐसा है कि बाजार से एक बैंगन लेकर आओ, आप बाजार से बैंगन लेकर आए और रास्ते में आप भूल गए कि आपके हाथ में बैंगन है, तो कई बार ऐसा होता है या हुआ होगा कि आपने बैंगन को बॉल कर दिया होगा और बैंगन नाली में चला गया। क्योंकि आपको आदत है बॉलिंग करने की, तो कोई भी चीज हाथ में आ जाए तो आप उसे उसके साथ खेलने लगते हैं उस रूप में। अगर आपको क्रिकेट बैटिंग की आदत है तो फिर आप पेन से भी बैटिंग करने लगोगे, जहां रहोगे कुछ ना कुछ करोगे। तो उसी प्रकार इसकी दीवानगी थी उस गोड से, उस फल से। तो उसने देखा कि एक बड़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, गंजा है, तो उसको लगा वाह व्हाट अ स्प्लेंडिड गोड, क्या जबरदस्त, क्या शानदार कोहड़ा है, कद्दू है, गोड है। उसने ऐसा सोचा। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम द साइट। कह रहा है वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो उस दृश्य से ओझल हो गया, यानी वो चला गया, वहां से वो चला गया। वैगिंग हिज बाइल्ड वाइन पेट, अपने गंजे पाइन पेट को लहराते हुए। अब आप कहेंगे कि ये बाल्ड पाइन पेट क्या है? ये पाइन का मतलब पाइन एप्पल से है, पाइन एप्पल का मतलब अनानास होता है। अनानास का आपने ऊपर का हिस्सा देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे कांटे लगे रहते हैं, ऐसा होता है। तो जब कोई गंजा होता है, उसने बाल को पूरी तरह से शेव करा रखा है, और कुछ दिनों बाद जब बाल उसके सर पर आता है तो बाल के छोटे छोटे बिल्कुल छोटे से टुकड़े आते हैं जो कि गड़ते हैं कांटे की तरह, यानी ये शेप होता है अनानास पाइन एप्पल के जैसा। तो उस तरह का वो अपने बाल को हिलाते हुए चला गया जब वह व्यक्ति। ओनली देन डिड सेबी रियलाइज, सिर्फ तभी सेबी को यह महसूस हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास हुआ जब वो चला गया था। पहले तो लगा व्हाट अ स्प्लेंडिड गुड, कितना शानदार कोड़ा है, उसने उसके सर को कोड़ा माना यानी गुड मान लिया। और जब वो चला गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, और तब वो वहां खड़ा रहा जोर जोर से हंसते हुए अकेला। He laughed all the way home, वो हंसता रहा पूरे घर तक, रास्ते भर हंसता रहा, मतलब घर के जाने वाले रास्ते में जब वो घर जा रहा था तो वो हंस रहा था। यार मैंने क्या सोच लिया, मैंने सोच लिया ये जो गंजा है इसको मैंने तो गोट समझ लिया था। Whenever he passed a grocery, a curio shop, or confectioner shop, or in fact any place that sold goods, he stood for minutes on end, his eyes glued to the window, appraising the precious gift. Whenever he passed a grocery, जब कभी भी वो किराने के दुकान से, पारचून के दुकान से, पंसारी के दुकान से गुजरता, या किसी भी दुकान से, या कन्फेक्शनर के दुकान से, मिठाई की दुकान से अगर वो गुजरता, या किसी भी जगह से गुजरता जहां पर गोट्स मिला करता था, ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, वहां मिनटों तक वो खड़ा रहता। हिज आईज ग्लूड टू द विंडो, और उसकी आंखें चिपकी रहती उस खिड़की पर जिस खिड़की से उसे वो गोट दिख रहा था। अप्रेजिंग द प्रीशियस फ्रूट, उस कीमती फल को देखते हुए कि क्या बात है, यानी जिस चीज की दीवानगी होती है हम उसको देखते रहते हैं। इस बच्चा जो सेबी था, इसकी दीवानगी गोट से ऐसे ही थी। सेबी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, सेबी की आयु 12 साल थी। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि हाउ वॉज सेबी ओल्ड, हाउ ओल्ड वॉज सेबी, सेबी कितना क्या उम्र थी उसकी? तो सेबी की उम्र जो थी वो 12 साल थी। स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, अभी भी प्राथमिक विद्यालय में था। तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि वो किस स्कूल में पढ़ता था, तो आपको याद होगा कि याद रखना कि प्राइमरी स्कूल में। और कितने साल का था वो? 12 साल का था। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, इन स्टेड ऑफ प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के खेलने के बजाय कि दूसरों बच्चों के साथ वो खेलता, इसके बजाय इसकी जगह पर ही यूजुअली वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन, वो सामान्यतः पूरे शहर में घूमा करता था। लुकिंग फॉर गुड्स, गुड्स की तलाश में, गुड्स को ढूंढते हुए। देन इन द इवनिंग, और तब शाम में, ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड, तब वो बैठ जाता था पांव पर पांव चढ़ाकर। आप भी बैठते होंगे, एक पांव को ऊपर चढ़ाकर बैठना क्रॉस लेग्ड कहलाता है। तब वो घर पर बैठ जाता है इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, लिविंग रूम के कोने में, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फूड, जो नया प्राप्त किया हुआ, जो उस समय नया जो भी गोट्स लाता उसको लाकर वो उससे चमकाता था।
When he had finished eating it, जब उस पर वो काम करना अपना बंद कर देता, तो he poured in a little sake, तो उसके अंदर वो थोड़ा सा वो जो पेय पदार्थ था, लिक्विड तरल पदार्थ, उसको डालता, इंसर्टेड अ कॉर्क स्टॉपर, और फिर उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देता, विच ही हैड फैशन हिमसेल्फ, जिसको उसने खुद बनाया था। फैशन का मतलब फैशन, और फैशन का मतलब बनाना भी होता है। वो कॉर्क उसने खुद ही बना लिया था। कॉर्क का मतलब ढक्कन, वो जो छेद करके जो उसने निकाला था बीज, उसमें वो डाल देता था। रैप्ड इट इन अ टॉवेल, उसके बाद उस फ्रूट को वो एक तौलिए में लपेट लेता था। पुट दिस इन अ टीन, उसको एक टीन में रखता था। टीन जानते हैं आप, स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, जो इसी के लिए, इसी उद्देश्य के लिए उसको रखा गया था। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग, और अंत में सारी चीजों को वो रख देता था इन द चारकोल फूट वार्मर। चारकोल फूट वार्मर, चारकोल का मतलब कोयला, फूट वार्मर मैं बता दूं कि आपने फिल्मों में देखा होगा या पुराने घर में देखा होगा कि जब हम जाड़े के मौसम में घर में अंदर आते हैं, आज हीटर वगैरह आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था, तो एक जगह बनी होती थी जहां पर आग जलाया करते थे, वहां लकड़ी का कोयला या लकड़ियां जलाया करते थे, उसको कहते हैं फूट वार्मर, पांव को गर्म करने के लिए। तो वहां पर वो रख देता था। देन ही वेंट आउट, देन ही वेंट टू बेड, तब वो सोने चला जाता था। एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही वो सुबह में उठता, ही वुड ओपन द टीन, वो टीन को खोलता, एंड एग्जामिन द गुड, और वो जो गुड़ था, वो जो फल था, उसको वो जांचता, देखता। द स्किन वुड बी थॉरली डैम फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात भर छोड़ देने के बाद उस फल का जो ऊपरी हिस्सा था, जो चमड़ा था, स्किन था, वो पूरी तरह से गीला हो जाता था। सेबी वुड गेज adoringly at his treasure before tying a string around the middle and hanging it in the sun to dry. तो फिर क्या करता था वो? सेबी वुड गेज एडोरिंगली, गेज का मतलब निहारना, देखना, बड़े प्रेम से उसको देखता था, अपने खजाने को, उस फल को। बिफोर टाइंग अ स्ट्रिंग राउंड द मिडिल, तब बीच में उसमें एक धागा लगाता था, उसके पहले उसको देखता था, और उसके बाद वो उसे टांग देता था, हैंग, लटका देता था, इन द सन, धूप में। सन का मतलब सूरज नहीं, सन का मतलब यहाँ पर धूप है, धूप में उसे टांग देता था, टू ड्राई, सूखने के लिए। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल। सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना, रवाना होना। तब वो स्कूल के लिए प्रस्थान कर जाता था या चला जाता। ठीक है, अब तक बात समझ में आ रही है? अभी तक जो बात समझ में आ रही, कुछ चीजें उसमें सस्पेंस है कि ये कौन सी बात है कि वो फल को चमकाता था और फिर लाता था, ये इतनी बातें क्यों हो रही हैं? ये इतनी बातें आपको क्लाइमेक्स में, स्टोरी के क्लाइमेक्स में मजा आएंगी। तो अब देखिए आप क्या कहता है कि सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। सेबी रहता था एक बंदरगाह वाले शहर में, जहां पर पानी में चलने वाले जहाज को रुकता था, वैसी जगह पर, वैसे शहर में सेबी रहा करता। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। ऑल्दो इट वॉज ऑफिशियली सिटी, यद्यपि आधिकारिक रूप से यह शहर था, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, लेकिन शहर इतना छोटा था कि कोई एक कोने से शहर के दूसरे कोने में 20 मिनट के अंदर जा सकता था, वो भी पैदल। मतलब शहर शहर तो था ऑफिशियली, लेकिन ये बहुत ही छोटा था। सेबी was always wandering about the streets and had soon come to know every place that sold goods and recognized almost every good on the market. फिर क्या करता था? सेबी हमेशा घूमता रहता था गलियों में, और जल्द ही उसे पता चल गया था हर वो जगह जहां पर ये फल बिका करते थे, एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गोड ऑन द मार्केट, और लगभग हर सब्जी को, हर फ्रूट को, गोड को वो पहचान लेता था जो बाजार में था। उसकी समझ इतनी डेवलप हो गई थी। मैंने कहा कि ये गोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोग इसे कलेक्ट करते थे, उसकी प्रदर्शनी लगती थी, और फिर उसका नाम भी होता था, और वो बड़ी ऊंची कीमतों में मिला करता था। जैसे कुछ लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, कुछ पुराने सिक्के कलेक्ट करते हैं, तो जापान में एक परंपरा है, वहां गोड्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी प्रदर्शनी होती है, और इसको इसकी उसकी बड़ी समझ हो गई थी सेबी की। यही वो किया करता था। He did not care much about the old, not peculiarly formed goods usually favored by collectors. Collectors कहते हैं संग्राहक को, जो संग्रह करते हैं गोड्स को या किसी भी चीज की। वो कह रहे कि उसे बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी पुराने उस फल की, गोड की, या नाड़ मुड़े हुए या विचित्र प्रकार के गोड्स की।
नॉर्मली जो कलेक्टर्स थे जापान के लोग, वो ऐसे गोड्स को पसंद करते थे जो थोड़ा विचित्र हो, देखने में कुछ अनोखा हो, तो वो उसको कलेक्ट करते थे और उसकी प्रदर्शनी वो लगाते थे। लेकिन ये सेबी जो था, उसको ऐसी चीजों, ऐसे गोड्स पसंद नहीं थे। द टाइप दैट अपील टू सेबी, सेबी को जिस तरह का गोड, जिस तरह का फल पसंद था, वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल, वो समतल था और अच्छे शेप में था, सिमेट्रिकल था। That youngster of yours seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father who had come to call. अब कहानी आगे बढ़ती है, पैराग्राफ नंबर 8 में आते हैं। कह रहा है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये कथन है, ये स्टेटमेंट है। कह रहा है कि said a friend of his father, उसके पिता के एक मित्र जो थे, जो आए थे उनसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि that youngster of yours, कि तुम्हारे जैसा जो बच्चा है, ये जवान लड़का है, लगता है कि यही साधारण दिखने वाले गोट्स को पसंद करता है। ये एक कटाक्ष था, ये एक व्यंग के रूप में, डांट के रूप में उसे कहा गया। He pointed at the boy who was sitting in the corner busily polishing a plain round good. उसने इशारा किया उस बच्चे को जो बैठकर कोने में बहुत व्यस्त रूप से चमका रहा था एक प्लेन राउंड गुड को, गोल और प्लेन, रुखड़ा नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं, उसको चमका रहा था। तो उसके पिता के एक मित्र आए थे, उन्होंने कहा कि तुम जैसे बच्चे जो है ना, ये साधारण जो है ना फल जो है गोड्स को कलेक्ट करते हो, ये गड़बड़ बात है, तुम साधारण क्यों करते हो। अब आगे बात चल रही है पैराग्राफ 9 में। Fancy a lad spending his time playing around like that with goats, said his father, giving Sebi a disgusted look. उसके पिता ने कहा, उसे बहुत नाराज भरी निगाहों से, नजरों से देखते हुए, कि बेकार छोकरा है, लैड मतलब छोकरा, अपना समय बर्बाद कर रहा है इस तरह की चीजें, मतलब गोट्स जैसी चीजों से खेलकर। See here, Sebi, my lad, said the friend. उसके पिता के फ्रेंड ने कहा कि मेरे लड़के, लैड, इधर आओ, देखो। देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, इस तरह की ढेर सारी चीजों को कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं। इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, ये जो मात्रा है ना कि तुमने ढेर सारा इकट्ठा किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता, दैट काउंट्स, इसका महत्व नहीं है। यू नो, तुम्हें पता है, व्हाट यू वांट टू डू इज, जो तुम्हें करना चाहिए वो ये है, इज टू फाइंड 1 or 2 रियली अनयूजुअल वंस। कह रहे कि इतना ज्यादा गोट्स को कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं, वो भी साधारण गोट्स। जो तुमको करना चाहिए वो ये कि 1 या 2 जो है ना, वो अनयूजुअल, अस्वाभाविक गोट्स जो अलग दिखे, वो सब रख लो, ये इतना क्यों काम कर रहे हो। उसके पिता के मित्र ने ये बात कही। अब नेक्स्ट है, अब सेबी जवाब दे रहा है। आई प्रेफर दिस काइंड, सेड सेबी, एंड लेट द मैटर ड्रॉप। मुझे इसी तरह का पसंद है। आई प्रीफर, मैं ज्यादा पसंद करता हूं, मैं वरीयता देता हूं इसी प्रकार का, सेबी ने कहा और बात को वहीं खत्म करने दिया। मतलब उसने ज्यादा बात, मुझे तो यही पसंद है, उसने पिता के मित्र को कहा। सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोट्स। सेबी के पिता और उसके मित्र बात करने लगे गोट्स के बारे में। बात चल रही थी फिर गोट्स के बारे में, वो दोनों बात करने लगे। और फिर बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि रिमेंबर दैट बेकिंग गोट दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग। रिमेंबर, याद है तुम्हें कि वो जो बेकिंग गुड था, बेकिंग एक व्यक्ति का नाम था जो गोट को लाया था और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था उस प्रदर्शनी में। तो कह रहे बेकिंग गोट याद है, उन लोगों ने रखा था उस कृषि प्रदर्शनी में, एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग, पिछले मौसम में, पिछले बसंत ऋतु में रखा था, तुम्हें याद है। सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा, इट वॉज अ रियल ब्यूटी, वाज़न्ट इट। वाह, जबरदस्त था, क्या सुंदरता थी, नहीं। यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन। हाँ हाँ, मुझे याद है वो बड़ा सा लंबा सा, मुझे याद है वो। ये कहानी इस तरह से आगे जा रही है। आज हम लोगों ने पैराग्राफ 14 तक कर लिया है। ठीक है, आप इसे जरूर देखें, समझें, और उम्मीद मैं करता हूं कि कल इसे मैं कॉन्क्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसे जरूर देखें, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने हमने चैप्टर्स पहले पढ़ा रखे थे उतने ही चैप्टर सफिशिएंट थे, आने उसी से हैं। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया चूंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको और आपके पेरेंट्स को, यानी बड़े को। ये पूरी कहानी इस बारे में है। मैंने शुरू में कहा था कि बड़ों की दुनिया, हमारे माता पिता कैसे प्रतिभाशाली बच्चों का करियर, टैलेंट बर्बाद करते हैं। यानी वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते,
अनजाने में उनसे गलती हो जाती है। तो ये अगर वो भी देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी शैल बी मीटिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।